हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने एक छोटी सी शुरुआत की है आदिकाल से। आदिकाल में ही आगे हम लोग देखते हैं रासो या चारण साहित्य। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य का सृजन भी हुआ, किंतु इन गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल आचार विचार का प्रचार करना था। अतः यहाँ हम उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिसकी रचना चारण भाट कवियों ने की है। प्रमुख चारण कवि एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। कवि हैं दलपत विजय, रचना है खुमार रासो। दलपत विजय द्वारा खुमार रासो काव्य 5000 छंदों में रचित है। इस काव्य को शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी में रचित माना, जबकि राजस्थान से वृत्त संग्राहकों ने इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह के राजाओं तक का वर्णन किया है। आलोच्य ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमार द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। इसकी प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ। प्यू चित्तौड़ न आवों सावण पहली तीज, जावें बाट विरहणी खिड़खिड़ आवे तीज, संदेशो पीढ़ साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घाल्या पीजरे छूड़र रोह संदेह। गे रासो काव्य। विशलदेव रासो, परमाल रासो। कवि हैं नरपतनाल, रचना विशलदेव रासो। नरपतनाल कृत विशलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। 4 खंडों में विभक्त 128 छंदों की आलोच्य कृति का संपादक माता प्रसाद गुप्त ने किया है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन इसी कृति से प्राप्त होता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। इस कृति में भोज परमार की पुत्री एवं अजमेर के राजा विशलदेव तृतीय की पत्नी राजमती की विरह व्यथा का मार्मिक अंकन है। श्रृंगार रस प्रधान ने इस कृति में छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग भी मिलता है। इसमें मेघदूत एवं संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। इस रचना का संदेश यह है कि कोई स्त्री लाख गुणवती हो, किंतु यदि वह पति से कोई बात बिना भली भांति सोचे समझे करती है तो उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए यह रचना श्रृंगार परक होते हुए भी नीति परक है। विशलदेव रासो पर जिन्न सूर्य कृत उपदेश रसायन का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। दोस्तों, श्रृंगार मिसप्रिंट है, श्रृंगार शुद्ध ऐसे नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा विशलदेव रासो का रचना काल निर्धारण। विद्वान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1212, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संवत 1058, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा 1030 से 1056, मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी ने 1220, मोतीलाल मनारिया 1545 से 1560, सर्वमान्य मत है 1212 ईस्वी। जन कवि जगनिक, रचना परमाल रासो या आल्हखंड। जगनिक कालिंजर के चंदेल राज परमरदेव के दरबारी कवि थे। कालिंजर के राजा की सेना में बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल रहते थे, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कालिंजर राजा के मध्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कवि जगनिक ने इन्हीं 2 वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य लिखा। आल्हखंड 36 खंडों में विभक्त है और अंतिम पद्य में
कृत का नाम महोबा समय दिया गया है। मौखिक परंपरा के आधार पर सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने लोक प्रचलित आल्हा उदल संबंधी गीतों का संग्रह आलखंड शीर्षक से प्रकाशित कराया। इसके पहले इसे पृथ्वीराज रासो का एक खंड महोबा खंड के रूप में ही समझा जाता था, किंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस भ्रांत धारणा का निराकरण किया और इस ग्रंथ का शीर्षक परमाल रासो रखकर काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में जिन 7 प्रबंध काव्यों की चर्चा की है उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबंध परमाल रासो ही है। उन्होंने लिखा है कि यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं। बैसवाड़ा इसका केंद्र है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के कारण ही इलियट के अनुरोध से डब्ल्यू वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संगृहीत आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका संपादन ग्रियर्सन ने सन 1923 में द 9 चेन अथवा दी मेरी फ्यूड शीर्षक से कलकत्ता रिव्यूज में सन 1875 से 76 ईस्वी में प्रकाशित कराया। परमाल रासो के नायक आल्हा का विवाह सुनवा से और उदल का विवाह फुलवा से हुआ था। आल्हा और उदल के पिता दशराज ने माड़ो के राजा करिंगा के आक्रमण से महोबा को बचाया था। राजा परमाल ने आल्हा और उदल के पिता पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद दिया था। अपने पिता के समान आल्हा और उदल भी स्वामी भक्त थे। उन्हें महोबा प्रिय था, राजा परमल प्रिय थे और रानी मल्हना प्रिय थी। आलखंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। अनेक परिवर्तनों के बावजूद यह ग्रंथ रसिकों को आह्लादित करने में सक्षम है। अति संयुक्तपूर्ण वर्णन के साथ साथ कथा का प्रवाह अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। आला छंद को गाने वाले को अलहैत कहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में नट जिसे आल्हा गायन के संदर्भ में लठौर कहा जाता है, आल्हा गाते हैं। वे आल्ह काव्य के चारण थे। डॉक्टर गियर्सन ने लिखा है कि आल्हा और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। निष्कर्षतः आलखंड 44 जनसमूह की निधि है और इसी दृष्टि से इसके महत्व का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देख लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो पंक्तियां मैं आगे करा दूंगी, यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदि महाकवि चंद्रबरदाई, रचना पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा, परामर्शदाता और राज कवि थे। हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म सन 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में उत्पन्न हुए थे। भक्तिकाल के महान कवि सूरदास ने अपनी कृत साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के पिता का नाम मल्ल बताया गया है। चंद्रबरदाई के 2 विवाह हुए थे। उनकी पत्नियों के नाम थे कमला और गौरी। कवि चंद्र अपनी दूसरी पत्नी पर अधिक अनुरक्त थे क्योंकि वह उनके लिए काव्य की प्रेरणा थी। इन दोनों पत्नियों से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इन सब में जल्हड़ उन्हें सर्वाधिक प्रिय था क्योंकि गुढ़ाढ़ एवं विद्वान था। अतः कवि जल्हड़ को पुस्तक सौंप राज्य कार्य में हाथ बटाने के लिए चंद्रबरदाई गजनी चले गए थे। इस प्रकार अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो के जल्हड़ ने पूरा किया है। इस संदर्भ में रासो में उल्लिखित पंक्तियां हैं जल्हड़ के नाम पे।
पृथ्वीराज रासो में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा 69 सर्गों या खंडों में वर्णित है। इसमें उनके जन्म से मृत्यु तक पर्यंत संघर्ष एवं युद्ध की कहानी है। अतः यह मूलतः वीर रस प्रधान काव्य है और तत्कालीन आदर्श वीरत्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। वीर रस के साथ ही श्रृंगार के दो रूपों संयोग एवं वियोग का भी वर्णन है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए नौ रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के आदि पर्व में ही इसकी ओर संकेत मिल जाता है। उक्त धर्म विला आलस्य राजनीति नवम रसम षड्भाषा पुराणम च कुरान कथितम मया। इस ग्रंथ का अंगी प्रधान रस वीर रस है। पृथ्वीराज रासों में छंदों का प्रयोग सशक्त रूप में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोच्य ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है, जबकि डॉक्टर रामकिशोर शर्मा व अन्य विद्वानों का मत है आलोच्य ग्रंथ में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलपूर्वक देखा जा सकता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि यद्यपि चंद विविध छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पय उनका निजी छंद है। शिव सरोजकार ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है और विशेषता यह है कि बल खाती हुई नदी में बहते हुए जलराज की तरह आत्म विस्तृत का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासों का एक साथ ही संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के छंद परंपरा के पुनरुज्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधि बेला है। इस तमाम छंद संगठन में भी रासों का अपना हिंदी काव्योचित संगीत सर्वोपरि है। पृथ्वीराज रासों की संपूर्ण कथा कीर्ति कथा के रूप में संवादात्मक शैली में चलती है। उसका पहला समय खंड आदि समय है, जबकि कनौज समय में जयचंद्र एवं पृथ्वीराज के बीच युद्ध का वर्णन है तथा पद्मावती समय एवं कैमास वध पृथ्वीराज रासों के अन्य उल्लेखनीय समय खंड हैं। पृथ्वीराज रासों में भाव रस एवं पात्रानुसार भाषा का प्रयोग सर्वत्र उपलब्ध है। मुनिजिन विजय कृत पुरातन प्रबंध संग्रह में संकलित पृथ्वीराज रासों के छंदों के आधार पर कहा जा सकता है कि रासों की भाषा ग्राम्य अपभ्रंश या तत्कालीन लोक भाषा है। अनेक साहित्यिक विशिष्टताओं के बावजूद यह हिंदी की रचनाओं में संभवतः सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में लिखा है, महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। अनेक साहित्यिक विशिष्टताओं के बावजूद हिंदी की रचनाओं में संभवतः यह सबसे अधिक विवादास्पद महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासों के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टॉड हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। उन्होंने उसके साहित्यिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके 30,000 पद्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन आरंभ कर दिया था, किंतु सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर वुलर को कश्मीर में जयानकृत पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं उन्हें पृथ्वीराज रासों की अपेक्षा शुद्ध प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर वुलर को रासों की
प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और उन्होंने उसका प्रकाशन कार्य स्थगित करवा दिया। वैसे तो रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारिद्दीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास थे। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मिलती है। ये पॉइंट वेरी इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मिलती है। इसलिए जिन सर्गों में संवाद की यह शैली नहीं मिलती उन्हें छेपक मान लिया जाए। इसी संदर्भ में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम संरक्षा नामक निबंध में अनंत संवत की कल्पना का उल्लेख कर इसे प्रामाणिक माना है। आगे हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कुंवर कन्हैयाजू, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रुबंधु, कर्नल टांड, राधा कृष्ण दास, मोतीलाल मनारिया। उपर्युक्त सभी का मत है कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संग्रह ही प्रामाणिक है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कविराजा मुरारी दान, रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बुलर। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहटा, मुनिजन विजय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।